मैं अरुणा जौहरी आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का आपका टॉपिक है स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा की संक्षिप्त जानकारी। सारांश के रूप में आज मैं आपको बताऊंगी कि कितने पॉइंट हैं स्वतंत्रता से पूर्व जिनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। तो पहला पॉइंट है आपको स्वतंत्रता से पूर्व संक्षिप्त जानकारी में, जो कि 3 प्रकार की शिक्षा चलती थी और चौथी प्रकार की बाद में शुरू हुई थी। वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा। ये 4 प्रकार की शिक्षाएं स्वतंत्रता से पूर्व चला करती थी। वैदिक कालीन शिक्षा जो कि गुरुकुल में दी जाती थी, और बौद्ध कालीन शिक्षा मठों में दी जाती थी, और मुस्लिम कालीन शिक्षा मकतब और मदरसों में दी जाती थी। और उसके बाद आपकी आधुनिक शिक्षा का जो प्रारंभ हुआ वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद शुरू हुआ। चार्ल्स ग्रांट 1800 के बाद ही शुरू हुआ है आधुनिक शिक्षा के। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा विद्यालय तो खोल दिए गए थे, पर आधुनिक शिक्षा उस तरह से प्रारंभ नहीं हुई थी। पर चार्ल्स ग्रांट ने जो कंपनी द्वारा 20 साल बाद रिन्यूअल हुआ करता था, 1813 के आज्ञा पत्र में उन्होंने शिक्षा की नीति को बढ़ावा दिया और कहा कि शिक्षा के लिए कुछ धन देना चाहिए जिससे भारतीय साहित्य और अंग्रेजी साहित्य का उत्थान हो सके। तो इस तरह से इन्होंने कहा। तो उस समय क्या हुआ कि इन्होंने अपने आज्ञा पत्र में एक 43वीं धारा के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने इनको 1 लाख रुपए की धनराशि दी, पर ये नहीं सही बताया कि ये प्राच्य पर खर्च होगा या पाश्चात्य पर, मतलब भारतीयों पर खर्च होगा या अंग्रेजों पर। तो ये कंफर्म नहीं था। इस कारण दोनों ही 2 दल बन गए और इन 2 दलों में विवाद हो गया। तो मैंने आपको प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का भी बताया है कि 1813 में की जो आज्ञा पत्र के कारण ही विवाद हुआ था। ये विवाद चलता रहा 34 तक जब इसका निपटारा नहीं हुआ, तब मैकाले को बुलाया गया कि इसका विवाद को निपटाया जाए। अब जब मैकाले को बुलाया गया तो उन्होंने पूरा विवरण पढ़ा और उसके बाद जानकारी ली, पर ये भी अंग्रेजी के विद्वान थे तो इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर ही ज़्यादा बल दिया और इस विवाद का अंत ना हो सका। तो इस तरह से 2 फरवरी 1835 में इन्होंने अपना विवरण पत्र दिया। अगला है आपका प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का अंत फिर कैसे हुआ कि लॉर्ड ऑकलैंड को बुलाया गया और लॉर्ड ऑकलैंड ने आकर प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का अंत किया। इन्होंने कहा कि छोटी सी धनराशि यदि प्राच्य साहित्य पर खर्च करने के लिए दे दी जाए तो शायद इसका समापन हो जाए। तो 31,000 रुपये की धनराशि, तुच्छ धनराशि प्राच्य साहित्य पर खर्च करने के लिए कह दी गई थी। इस प्रकार 24 नवंबर 1839 को इस विवाद का अंत भी हो गया। फिर भी शिक्षा इसी समय निस्यंदन सिद्धांत भी चल रहा था। तो निस्यंदन सिद्धांत में आपको मैंने बताया था कि उच्च वर्गों को शिक्षा दी जाए, निम्न वर्गों तक पहुंच जाए, तो वो भी चल रहा था। तो शिक्षा का प्रसार उस तरह से नहीं हो सका, तो बुड को बुलाया गया और इनसे कहा गया कि दोनों ही दलों ने कि शिक्षा में कुछ सुधार किया जाए। तो इन्होंने सहायता अनुदान प्रणाली के द्वारा क्रमबद्ध विद्यालय खुलवाए। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय स्तर पर सभी प्रकार की शिक्षा दी गई, परंतु फिर भी उसी तरह से अंग्रेजी को माध्यम बनाया गया। तो उस तरह से शिक्षा का प्रसार फिर भी नहीं हो सका और इन्होंने 19 जुलाई 1854 को अपना शिक्षा का महाअधिकार पत्र दिया। इसी को हम शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये प्रश्न भी आ जाता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्या है। तो मैग्ना कार्टा या महाअधिकार पत्र एक ही बात है। फिर उसके बाद फिर शिक्षा में परिवर्तन करने के लिए भारतीयों और अंग्रेजों ने कहा कि ये अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं और दोनों में फिर भी विवाद वाली स्थिति रही। तो इन्होंने हंटर कमीशन के लिए कहा, पर इससे पहले 1882 में ही लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल बनकर आए। तो उनसे उन्होंने कहा कि क्यों ना हमारी शिक्षा में सुधार किया जाए। तो लॉर्ड रिपन ने इस बात पर जानकारी रखी और उन्होंने उसी समय हंटर कमीशन को बुलाया। भारतीय हंटर को जब बुलाया तो उन्होंने जब भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया तो उसके अध्यक्ष उन्हीं को रखा। इस तरह से भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882 में हुआ। अब लास्ट है आपका इसके बाद कि शिक्षा आयोग का गठन तो हो गया, पर शिक्षा की नीति में फिर भी सुधार नहीं हुआ और इस पर फिर भी सुधार नहीं हुआ। तब एक नया टॉपिक रखा गया, उसमें नए लोग को बुलाया गया कि लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। 1898 में कर्जन का पदार्पण हुआ और भारतीयों और पाश्चात्य लोगों ने फिर से इनसे कहा। तो इन्होंने सबसे पहले भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन करने की बात कही, परंतु इससे पहले शिमला शिक्षा सम्मेलन के बारे में भी बताया। तो शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901
जो कि शिमला में हुआ था, तो उसमें 150 प्रस्तावों को पारित किया शिक्षा के ऊपर, और उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति दी। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में किया इन्होंने, शिमला शिक्षा सम्मेलन के बाद, सुझावों को सुनने के बाद। इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक अब बाद में बताऊंगी। अब आपका शुरू होगा स्वतंत्रता के बाद शिक्षा की संक्षिप्त जानकारी, तो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी नेक्स्ट डे।